वेरिएशंस एक्सरसाइज 3.2 यूनिट नंबर 3। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि इस एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस किन टॉपिक से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी इस एक्सरसाइज में मौजूद जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक को डिस्कस किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है वेरिएशंस, जो कि इस चैप्टर का भी नाम है वेरिएशंस। अच्छा, वर्ड वेरिएशन का मतलब है चेंज यानी तब्दीली। अब यहाँ वेरिएशंस दो किस्म के हैं, एक है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इन्वर्स वेरिएशन। तो जिस तरह मैथ्स में वेरिएशंस इन्वॉल्व है, इसी तरह ये जो टर्म या टॉपिक है इसकी इन्वॉल्वमेंट फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ हम क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर भी यही मतलब है वेरिएशंस का, जिसकी दो अक़साम है और इन अक़साम को से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वेरिएशंस का लफ्ज़ी मतलब है चेंज यानी तब्दीली। तो वेरिएशंस दो तरह के होते हैं, एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरी होती है इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेना चाहते हैं 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। अगर आप 1 kg की बजाय अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीज़ करते हैं यानी 2 kg लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, 200 पे आ जाएगी। इसी तरह अगर आप अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीज़ करते हैं 3 किलोग्राम पे, तो इसकी प्राइस यानी इसकी कॉस्ट भी 300 हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप शुगर की अमाउंट या क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे उसकी कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ दरअसल हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। पहली क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ शुगर यानी किलोग्राम में, और दूसरी क्वांटिटी है कॉस्ट ऑफ द शुगर यानी उस चीनी या उस शुगर की कीमत, जो पहले 100 रुपीज़ थी फॉर 1 किलोग्राम, फिर 200 रुपीज़ हुई फॉर 2 किलोग्राम, फिर 300 रुपीज़ हुई फॉर 3 किलोग्राम एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चीनी की मिकदार यानी अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीज़ करते हैं, उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ द शुगर यानी चीनी की कीमत भी बढ़ती जाएगी। अब इस टाइप के वेरिएशन तब्दीली है ना, ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान तब्दीली है। एक क्वांटिटी की आप मिकदार बढ़ाते जाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी यानी उसी को फर्स्ट क्वांटिटी की जो प्राइस है वो उसके साथ साथ इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि दूसरी क्वांटिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है फर्स्ट क्वांटिटी से। जहां आप एक तरफ अगर अमाउंट ऑफ शुगर इन किलोग्राम्स बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ द शुगर इंक्रीज होती है। तो यह है पहली टाइप की वेरिएशन, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरी टाइप की जो वेरिएशन है वो है इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक घर है जिसे 10 दिनों में 20 लोग तामीर करते हैं। एक घर है जिसकी तामीर 10 लोग करते हैं और जिसकी तामीर 20 लोग करते हैं और टाइम कितना लगता है, 10 दिन। अब अगर आप लोगों की तादाद यानी मज़दूरों की तादाद आप इंक्रीज़ करते हैं, 40 कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो घर जो 10 दिनों में तामीर होने वाला था, अब वो तामीर होगा 5 दिनों में। यहाँ भी दरअसल दो क्वांटिटीज़ को आप देख रहे हैं, जहाँ पहली क्वांटिटी जो है वो नंबर ऑफ़ पीपल यानी घर बनाने वाले लोगों की है, और दूसरी क्वांटिटी जो है वो नंबर ऑफ़ डेज़ है। अगर 20 लोग एक घर 10 दिनों में तामीर करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 40 लोग उसी घर को 5 दिनों में तामीर करेंगे। आप यहाँ पे गौर करें कि अगर एक क्वांटिटी यानी कि मज़दूरों की तादाद आप इंक्रीज़ करते हैं, तो दूसरी क्वांटिटी नंबर ऑफ़ डेज़ डिक्रीज़ होती है। इसी तरह अगर वो घर जिन्हें 20 लोग 10 दिनों में बनाते हैं, अगर आप लोगों की तादाद कम कर देते हैं 10 दिन, तो फिर वही घर 20 दिनों में तामीर होगा या 15 दिनों में तामीर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक क्वांटिटी यानी कि लोगों की तादाद कम करते हैं, तो दूसरी क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ हो जाती है। एक और एग्जांपल इससे रिलेटेड है। वैसे तो रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड, और आप अक्सर इनका सामना करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके हाथ में एक बलून है जिसे आपने भर दिया है गैस से यानी एयर से। अगर आप उस बलून को अपने हाथों के ज़रिए प्रेस करते हैं, तो टर्म हम ये यूज़ करेंगे कि आपने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया। आप गौर करेंगे कि उस बलून का जो वॉल्यूम है
वो डिक्रीज होके कम हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और जब आप अपने हाथों को हल्का कर देते हैं यानी प्रेशर को हटा देते हैं तो उस बलून का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपने देखना होगा। पहली फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और अगर आप प्रेशर रिलीज यानी डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इस टाइप की वेरिएशन को हम नाम देते हैं इनवर्स वेरिएशन। आप समझ चुके होंगे कि वेरिएशंस की दो किस्में हैं। वर्ड वेरिएशन का मतलब है तब्दीली। तो वेरिएशन की दो अकसाम हैं, जिसमें पहली किस्म जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन होती है, जहां एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ बढ़ जाती है। जबकि दूसरी किस्म है इनवर्स वेरिएशन, जहां एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, या एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी घट जाती है या कम हो जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स रियल लाइफ में हम डील करते हैं जो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड होते हैं। जो एक्सरसाइज आपके सामने है 3.2, इसमें हम मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें ये दोनों वेरिएशंस, टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x इक्वल्स 9 व्हेन y इक्वल्स 15, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स 30। यहाँ जो दो क्वांटिटीज आपके सामने नजर आ रही है वो वेरिएबल्स x और y के फॉर्म में है। अब ये कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि लेट्स से अगर x अमाउंट ऑफ शुगर है तो y क्या होगी, कॉस्ट ऑफ द शुगर। x बढ़ाएंगे अमाउंट ऑफ शुगर, कॉस्ट ऑफ द शुगर y इंक्रीज होती जाएगी। बहरहाल यहाँ जो है वो क्वांटिटीज वेरिएबल्स x और y के फॉर्म में गिवन है। तो आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी x जो है वो सेकेंड क्वांटिटी y के साथ कनेक्टेड है बाय डायरेक्ट इन वेरिएशन। अगर x 9 है और y 15 है तो आप ये बताइए अगर y 30 होगा तो फिर x की क्या वैल्यू होगी। गौर करें, पहले x 9 है और y 15 है, अब y 15 से इंक्रीज होके 30 हो गया, तो इसका मतलब है जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे वो 9 से ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो पहली क्वांटिटी को भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। और यही हमने अभी पढ़ा और समझा डायरेक्ट वेरिएशन के केस में। सॉल्व करते हैं इसे। अच्छा, ये जो वेरिएशन है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है x वेरीज डायरेक्टली एज y, इसे मैथमेटिकली हम इस फॉर्म में लिखते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है इसे पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है ना, या वेरिएशन का, डायरेक्ट वेरिएशन। सो अगर लिखा हुआ है x वेरीज डायरेक्टली एज y तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली हम लिखते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इस स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। फिजिक्स में आप टर्म यूज करते हैं कि जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करते हैं, आपने ग्रेड 9 में पढ़ा होगा ये, तो हम एक कांस्टेंट k पुट करते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट जो क्वांटिटीज होती है उनके दरमियान जब वेरिएशंस को हम देखते हैं तो वहाँ हम एक कांस्टेंट k को भी इन्वॉल्व करते हैं। ये फिजिक्स की टर्म है, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपके साथ यही शेयर करूँगा कि जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो आप एक कांस्टेंट k को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इस केस में क्या करेंगे कि जो k की वैल्यू है सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे, कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम दूंगा इक्वेशन 1। सबसे पहले आपने लिखा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जब आप इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो आप उसकी जगह का अप्लाई करते हैं कांस्टेंट k, और ये हर क्वेश्चन में होगा। ये फिजिक्स की टर्म है, ये हर क्वेश्चन में हम करेंगे। सो x इज इक्वल टू के वाई, आपने इसे नाम दिया इक्वेशन 1। अब जो इनिशियल वैल्यूज गिवन है x और y की, वो आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में x और y की जगह आप क्या पुट करेंगे, x की जगह 9 और y की जगह आप 15 पुट करेंगे। इससे होगा क्या, कांस्टेंट k की वैल्यू निकल आएगी। सो इन दो क्वांटिटीज़ के लिए कांस्टेंट k की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जब आप x और y की इनिशियल वैल्यूज़ जो यहाँ पर गिवन है वो इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे। सो 15 यहाँ k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 9 से डिवाइड होगा। सो 3 टाइम्स 3 9 एंड 3 टाइम्स 5 15। यहाँ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। सो जब आप 9 और 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 3/5 इक्वल्स k, विच इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। मैं फिर बता दूं, इसमें जो k है इसे हम पढ़ते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये फिजिक्स की टर्म है,
बस इतना याद रखें कि जब भी हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट के लगा देते हैं। ये एक अलग सा टॉपिक है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ मैं उसको डिस्कस नहीं करने जा रहा। सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करते हैं तो आप के यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस कर देता है। के की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब आप आ जाए क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पर, जो मेन पार्ट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन y इज इक्वल टू 30। अब आप लेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 30 एंड k इज इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन 1। आप देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ पर x, k और y है। k की वैल्यू अभी आपने फाइंड की, x की वैल्यू क्वेश्चन के y की वैल्यू क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में गिवन है जो कि 30 है। अब आपने फाइंड करनी है फर्स्ट क्वांटिटी x की वैल्यू। तो आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 30 एंड k इज इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन 1। व्हाट इज इक्वेशन 1? x इज इक्वल टू के वाई। अब आपने y की जगह पुट किया 30 और k की जगह आपने पुट किया 3/5। अब यहाँ पर कुछ कैंसलेशन होगी। अच्छा, यहाँ से आपको इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि हम k की वैल्यू पहले क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर वेरिएबल x या y की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड होगा कांस्टेंट k की वैल्यू। इसीलिए तो क्वेश्चन में पहले दोनों क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ गिवन है ताकि आप इनकी मदद से कांस्टेंट k फाइंड करें और फिर आप आ जाए फर्स्ट या सेकंड क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ हम फर्स्ट क्वांटिटी x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, जबकि हमें यहाँ पर सेकंड क्वांटिटी y की वैल्यू गिवन है 30। सो अब आपने पुट करना है दोबारा इक्वेशन 1 में k और y की वैल्यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है जब हम k और y की वैल्यू पुट करते हैं। k की जगह मैंने पुट किया 3/5 और y की जगह मैंने पुट किया 30 जो कि क्वेश्चन में गिवन था। नाउ 5 1s are 5 एंड 5 6s are 30, कैंसिल होगा। सो नाउ वी लेफ्ट विथ 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 18। तो आपने देखा कि अगर x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 15 है, अगर y की वैल्यू 15 से इंक्रीज होती है 30 पे तो 9 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 18 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी इन्वॉल्व है, जहाँ एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। गिवन दैट r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। अभी मैंने आपसे कहा कि जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा था x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s, यानी फर्स्ट क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड क्वांटिटी एंड r इज इक्वल टू 140, s इज इक्वल टू 5। दोनों r और s की क्वांटिटीज या वैल्यूज गिवन है। फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन? k। कैसे फाइंड करेंगे आप? सबसे पहले इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को एलिमिनेट करके इसकी जगह पुट करेंगे k और फिर r और s की वैल्यूज इसमें पुट करके k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, ये तो हो गया पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s व्हेन r इज इक्वल टू 170। फिर आप जब कांस्टेंट k यानी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे, उसके बाद आपने r की वैल्यू 170 है तो आपने फिर s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 की कॉपी है, सिर्फ स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन स्टेटमेंट से, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को एलिमिनेट करेंगे और इसकी जगह लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी कि k या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इसे मैं नाम दूंगा इक्वेशन 1। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन के पहले हिस्से में दोनों r और s की वैल्यूज गिवन है, तो आप लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 140 एंड s इक्वल्स 5 इन इक्वेशन 1। इससे होगा क्या? हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और क्वेश्चन आपसे पूछा भी है फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। जब भी आप वेरिएशन साइन को एलिमिनेट करते हैं तो उसकी जगह आप पुट करते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी कि k। अब आप जब इस इक्वेशन 1 में r और s की वैल्यू पुट करते हैं तो r की जगह आप पुट करेंगे 140 equals k as it is because we are going to find the value of k। and what is s? S is actually 5, so you will replace s by 5 and now take this 5 to the left side which will be divided by 140 and we know that 140 is the multiple of 5. Let me divide 140 by 5. We get 5 times 2 is 10. Take 4 the difference to the next digit 0 which becomes 40 and then 5 times 8 is 40. In other words 28 times 5 is 140. या आप यूं कह सकते हैं जब आप 140 को 5 से डिवाइड करते हैं तो we get 28. What is 28? Constant of variation. अब आ जाते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड हो गया, 28 आ गया।
अब आते हैं s की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जहां r कितना है 170। तो अब आप लिखेंगे पुट r इज इक्वल टू 170 जो कि गिवन है एंड k इज इक्वल टू 28 जो हमने कैलकुलेट किया इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब आप इन दो वैल्यूज को पुट करते हैं तो इससे आपको मिलेगा क्या, s की वैल्यू। और क्वेश्चन भी आपसे यही पूछ रहा है, फाइंड s। सो मैंने सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखी विच इज r इज इक्वल टू के एस। पुट r इक्वल्स 170, k 28 s as it is. Take this 28 to the left side, we have 170 over 28. Now let's find out common factor between the numerator and the denominator. हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 1s are 2 and 2 4s are 8। इसी तरह अगर मैं डिवाइड करता हूँ 170 को 2 से तो वी गेट 2 8s are 16, यहाँ 17 है, 1 कैरी करेंगे 0 के पास 10 and then 2 5s are 10. Now we have 85 over 14. अब 85 और 14 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ज्यादा है। सो लेट मी एक्सप्रेस माय आंसर एज अ मिक्स नंबर। सो आई विल टेक दिस 85 एज डिविडेंड, जिसे हम अंदर लिखते हैं इस डिवीजन साइन के, एंड डिनोमिनेटर एज डिवाइजर, जिससे हमने डिवाइड करना है। सो हाउ मेनी 14s कैन फिट इन 85? और 14 times 6 is 84. 14 times 7 is more than 85. So 14 times 6 is 84. What is the difference between 85 and 84? 1. That's it. So our mixed number answer is 6 whole 1 over 14. By the way, 6 whole 1 over 14 is equal to 85 over 14. जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 14 times 6 is 84. 84 plus 1, 85 over 14. So what is the value of s? 6 whole 1 over 14. Now question number 3. If u is directly proportional to the cube root of v, कैसे पढ़ेंगे? If u is directly proportional to the cube root of v, अब तक हम डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इनवर्स वेरिएशन की तरफ नहीं गए हैं। डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन में आपको एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। इवन इसकी जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है वो भी आपको अलग ही महसूस होगी। Anyhow, u, first quantity, u is directly proportional to the second quantity, cube root of v. And u is equal to 3, v is equal to 27. Find the value of u when v equals 64 and the value of v when u equals 5. आपको इन सारे क्वेश्चंस में एक कंटिन्यूटी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं पहले आपको दिया होता है वेरिएशन, इनवर्स या डायरेक्ट, फिलहाल तो डायरेक्ट वेरिएशंस गिवन है। उसके बाद दोनों क्वांटिटीज़ की पहली वैल्यू गिवन होती है। इसकी वजह यह है कि इनकी मदद से आप कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो गिवन होती हैं। जैसे क्वेश्चन के पहले हिस्से में आपने u फाइंड करना है जब v होगा 64, और दूसरे हिस्से में आपने v फाइंड करना है जब u की वैल्यू होगी 5। सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करते हैं, यानी मैं स्टार्ट करूंगा विद द गिवन वेरिएशन दैट इज u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ v। आप जानते हैं कि जब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करते हैं तो उसकी जगह आप लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी k। सो u इज इक्वल टू k इंटू द क्यूब रूट ऑफ v, और इसे आप डिनोट करेंगे इक्वेशन 1 से। नाउ व्हाट आर द इनिशियल वैल्यूज? u इज इक्वल टू 3 एंड v इक्वल्स 27. सो यू आर गोइंग टू पुट u इक्वल्स 3 and v equals 27 in this equation number 1. So what is equation? U equals k into the cube root of v. When I replace u by 3 and v by 27, we get 3 equals k into the cube root of 27. आपने u और v की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 3 और 27 से। आगे मूव करते हैं। We know that 27 is a perfect cube number, and we can express this 27 as in its index notation 3 raised to the power 3. आपको पता है कि 3 raised to the power 3 का मतलब है 3 multiplied by 3 multiplied by 3 which is equal to 27, यानी 3 times 3 is 9 and then 9 times 3 is 27. So हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। यहाँ क्यूब रूट पावर 3 के साथ कैंसल आउट होगा, so we left with 3 is equal to k into 3. अब 3 यहाँ k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, सो 3 डिवाइडेड बाय 3 इज 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 1. अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल टू 64. इसके लिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पुट u इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. वैल्यूज पुट करने से इक्वेशन 1 यानी u इक्वल्स k इंटू v क्यूब रूट ऑफ v ये कन्वर्ट हो जाएगा। u को रिप्लेस करेंगे 5 से और k इज 1,
तो k की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करेंगे 1 और क्यूब रूट ऑफ v एज इट इज़, बिकॉज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u की वैल्यू तो गिवन है 5, आपने फाइंड करनी है v की वैल्यू। आगे मूव करते हैं। क्यूब रूट ऑफ v को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट होगा क्यूब रूट ऑफ v, यानी बिल्कुल क्लियर है। 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट उस नंबर के इक्वल ही होता है, लाइक 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2। ना अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें सिर्फ यहाँ पे v चाहिए, क्यूब रूट नहीं चाहिए। तो क्यूब रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। क्यूब रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम लेंगे टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स। 5 का भी आप क्यूब लेंगे और राइट साइड पे क्यूब रूट का भी आप क्यूब लेंगे। इससे होगा ये कि ये क्यूब रूट आपस में कैंसल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद v, और साथ में 5 का क्यूब जब आप लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 125। अच्छा, ये तो इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज इक्वल टू 5। ये पोर्शन मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, तो चले सबसे पहले इसे भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपने फिर यही लिखना है, यहाँ पे आपने फाइंड करना है v की वैल्यू और u जो है वो आपके पास 5 गिवन है। तो आप लिखेंगे इसी स्टेटमेंट को, यानी अब आप लिखेंगे कि पुट v इज इक्वल टू, हमें u की वैल्यू 5 गिवन है तो हम लिखेंगे पुट v इज इक्वल टू 5। नो, v फाइंड करना है जबकि u की वैल्यू नहीं, एक्चुअली ये हो चुका है। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन दोबारा चेक करने दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल टू 64। तो इसमें हमने, अच्छा मैंने सेकंड पोर्शन इसमें सॉल्व किया है। v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जब u की वैल्यू है 5, ये तो हो चुका है। अब आते हैं इस पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल टू 64। ये मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना भूल गया। पहले हमने फाइंड करनी है u की वैल्यू व्हेन v इज इक्वल टू 64, दूसरे हिस्से में हमने फाइंड करनी है v की वैल्यू व्हेन u इज इक्वल टू 5। तो एक्चुअली यहाँ पर मैंने सबसे पहले सेकंड पार्ट को सॉल्व किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले सेकंड को सॉल्व करें या फर्स्ट को। अब हम सॉल्व करने जाएंगे इसके फर्स्ट पार्ट को, जहां हमने फाइंड करनी है u की वैल्यू व्हेन v इज इक्वल टू 64। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पुट v इज इक्वल टू 64 and k is equal to, what is the value of k? 1 in equation 1, ठीक है ना। अब हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, यानी आपने u की वैल्यू फाइंड करनी है when v is equal to 64। आपने इक्वेशन 1 की बात की, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन 1 और अब मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करता हूँ v एज अ 64 एंड k एज 1। तो आप लिखेंगे k की जगह आप पुट करेंगे 1 और v की जगह आप पुट करेंगे 64। अच्छा, 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं, इसका इंडेक्स नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो है 4 रेज़ टू द पावर 3, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। पहले दो 4s को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 4s आर 16, और फिर 16 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं देन 16 4s आर 64। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो राइट 64 एज 4 रेज़ टू द पावर 3। मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ 64 को। इससे होगा क्या कि ये जो क्यूब है, जिस तरह यहाँ पर हमने v का जो क्यूब रूट उसको तो एलिमिनेट करने के लिए हमने क्यूब लिया था, लेकिन यहाँ 4 का जो क्यूब है वो ऑटोमेटिकली क्यूब रूट के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। सो आपके पास रह जाएगा u इज इक्वल टू 1 इंटू 4 और फिर 4 1s आर 4, तो u की वैल्यू होगी 4 व्हेन v इज इक्वल टू 64। तो क्वेश्चन में दो हिस्से गिवन थे, एक हिस्सा गिवन था और दो हिस्से आपने फाइंड आउट करने थे। सबसे पहले इस क्वेश्चन के मेन स्टेटमेंट से हमने फाइंड आउट किया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी k की वैल्यू विच इज़ 1, और फिर मैंने फाइंड आउट किया v की वैल्यू व्हेन u इज इक्वल टू 5, ये आपके सामने है, और आखिर में फिर मैंने फाइंड किया u की वैल्यू व्हेन v इज इक्वल टू 64। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप वही स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करेंगे कि पुट v इज इक्वल टू 64 बिकॉज v की वैल्यू गिवन है एंड k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इससे होगा क्या कि आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वंस अगेन डायरेक्ट वेरिएशन है। इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब एंड x इज इक्वल टू 108 व्हेन y इज इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6।
तो इसमें सिंगल ही पार्ट है रिक्वायर्ड है, पिछले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह नहीं जहाँ पे डबल रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। सो सबसे पहले मैं इनिशियल स्टेटमेंट लिखूंगा, दैट इज x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y क्यूब एंड देन x इज इक्वल टू द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इनटू y क्यूब। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को एलिमिनेट करते हैं तो इसकी जगह आप लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। आगे मूव करते हैं, इनिशियल वैल्यूज जो गिवन है x की और y की वो है 108 एंड 9, तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 108 एंड y इज इक्वल टू 9 इन दिस इक्वेशन 1। So this equation 1 becomes 108 is equal to k into y cube. What is y? 9. Then y cube becomes 9 cube. So 108 as it is. What is the cube of 9? That is 9 multiplied by 9 multiplied by 9. 9 9s are 81. 81 9s are 729 into k. Now 729 k के साथ multiply हो रहा है, left side पे 108 के साथ divide होगा. So now we have 108 over 729 equals k. दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो 3 से डिविजिबल है. सो इफ आई डिवाइड 108 बाई 3 वी गेट 3 3s are 9, ये 10 है, 1 शिफ्ट करेंगे ये बन जाएगा 18, देन 3 6 are 18. इसी तरह 729 को भी 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2s are 6, ये 7 है, 1 कैरी करेंगे तो ये बनेगा 12, देन 3 4s are 12 और आखिर में 3 3s are 9. सो नाउ वी हैव 36 ओवर 243. जब आप 36 ओवर 243 को भी डिवाइड करते हैं 3 से, तो इसे भी डिवाइड करते हैं हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 36 को 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6 यानी 12 होगा. और इसी तरह 243 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 8s are 24 एंड देन 3 1s are 3. फर्दरमोर नाउ वी हैव 12 ओवर 81, ये फिर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, लाइक 3 4s are 12 एंड 3 2s are 6, ये 8 है, डिफरेंस 6 और 8 का 2 है, 2 को शिफ्ट करेंगे 1 के पास जिससे बन जाएगा 21 और फिर 3 7s are 21. इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के 4 ओवर 27. कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के बाद आते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट की तरफ, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 6. तो अब आप क्या करने जा रहे हैं, आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 एंड k इज इक्वल टू 4 ओवर 27 इन इक्वेशन 1. तो मैंने सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखी यहाँ पर जो कहते थी x इज इक्वल टू k इंटू वाई क्यूब. अब y की जगह मैं पुट करूंगा 6 और k की जगह मैं पुट करूंगा 4 ओवर 27. तो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू, हम x फाइंड कर रहे हैं, k को हम रिप्लेस करेंगे 4 ओवर 27 से, y क्यूब बन जाएगा 6 क्यूब बिकॉज y इज इक्वल टू 6. आगे चलें, 4 ओवर 27 एज इट इज, 6 का क्यूब होगा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36, 36 6 are 216. अब यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 216 और 27 3 के टेबल में आते हैं, लाइक 3 9s are 27 और यहाँ पे 21 है, सो 3 7s are 21 एंड देन 3 2s are 6. नाउ 4 ओवर 9 मल्टीप्लाइड बाय 72. अगेन आप यहाँ पे कैंसलेशन करेंगे, बहुत ही स्मूथ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 9 1s are 9 एंड 9 8s are 72. और फाइनली 4 मल्टीप्लाई बाय 8 is 32. 4 8s are 32. So what is the value of x? 32. Now question number 5. If d is directly proportional to t square and d is equal to 18 when t is equal to 3, find t when d is equal to 32. Once again स्टेटमेंट बिल्कुल वही है जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस की तरह थी. d is directly proportional to t square, तो आप कैसे लिखेंगे, d is directly proportional to t square. और अब आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करेंगे तो इसकी जगह कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा d is equal to kt square और इसी के साथ ही आप इसको नाम देंगे इक्वेशन 1. अब जो इनिशियल वैल्यूज है यानी d is equal to 18 एंड t is equal to 3, ये पुट करेंगे इक्वेशन 1 में ताकि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k की वैल्यू फाइंड हो सके. तो आप लिखेंगे पुट d is equal to 18 and t is equal to 3 in this equation 1. Equation 1 becomes d will be replaced by 18, k as it is, and t square means a 3 square. What is the square of 3? 3 3s are 9. If you take this 3 to the left side, then it will be divided by 18. And we know that 9 times 2 is 18. जब आप 18 को 9 से डिवाइड करते हैं तो we get 2. Now k की वैल्यू भी आ गई. अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ. Find t when d is equal to 32. तो आप k और d की वैल्यू पुट करेंगे अब इक्वेशन 1 में. तो मैं लिखूंगा पुट d is equal to 32 एंड k is equal to 2 in equation 1. इससे होगा क्या कि t की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखता हूं, दैट इज d is equal to kt square. अब d की जगह पुट करूंगा 32, k को रिप्लेस करूंगा 2 से और t स्क्वायर एज इट इज बिकॉज हमने t फाइंड करना है. 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 32 से डिवाइड होगा. अगर आप 32 को 2 से डिवाइड करते हैं देन 2 1s are 2, यहाँ 3 है, 1 कैरी करेंगे 12, 2 6 are 12 यानी 16 2s are 32.
नाउ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. वी आर फाइंडिंग टी नॉट टी स्क्वायर. तो जिस तरह क्यूब रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम लेते थे क्यूब, इसी तरह स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए हम लेते हैं स्क्वायर रूट. So taking square root on both sides, या taking square root of both sides, square root of 16 equals square root of t square. t का square root को cancel out कर देगा, so we left with t. What is the square root of 16? Plus minus 4. Why plus minus? ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और नेगेटिव 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, इसलिए पॉसिबिलिटीज दो है यहाँ पर. पॉजिटिव 4 भी आपको 16 का स्क्वायर, पॉजिटिव 4 का स्क्वायर भी आपको पॉजिटिव 16 दे रहा है और नेगेटिव 4 का स्क्वायर भी आपको पॉजिटिव 16 ही दे रहा है. तो लिहाजा आप अपना आंसर लिखेंगे प्लस माइनस 4 विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16. यू कैन आल्सो राइट दिस स्टेटमेंट एज t इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? प्लस माइनस 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अब दूसरे फॉर्मेट के क्वेश्चन शुरू हो गए इनवर्स वेरिएशन के. तो अब आपको एक वाजे यहाँ पर एक डिफरेंस नजर आएगा बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. क्वेश्चन कह रहे हैं गिवन दैट y वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x. फिर से देखें, गिवन दैट y वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x इफ y इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 4 फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 4. बाकी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह है. इनिशियल दोनों क्वांटिटीज की वैल्यूज गिवन है और बाद में एक वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी की गिवन है. सिर्फ फर्क यहाँ पे ये है कि पिछले क्वेश्चंस में क्वांटिटीज डायरेक्ट वेरिएशन में थी, अब है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी या इनवर्स वेरिएशन में. तो चूंकि गिवन ये है कि y वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x, तो आप लिखेंगे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x. इस स्टेटमेंट को कैसे पढ़ेंगे? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी एंड इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी? बेसिक तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि डायरेक्ट में एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि इनवर्स में एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है. यहाँ इनकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी डिफरेंस है. अगर ये होता y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये 1/स्क्वायर रूट हम नहीं लिखते हैं. ये जो 1 ओवर है ना, ये शो करता है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी के लिए, क्योंकि ये इनवर्स है. देखिए, अगर अंडर रूट x है तो अंडर रूट x का इनवर्स क्या होगा? 1/√x. आप इस चीज के कॉन्सेप्ट को समझे. जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2. इसी तरह 3 है, 3 का इनवर्स क्या होगा? 1/3. तो लिहाजा यहाँ पर अगर ये होता y इज डायरेक्टली इनवर्स एज द स्क्वायर रूट ऑफ x, तो हम लिखते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिर्फ अंडर रूट x लिखते, 1/√x नहीं लिखते. स्क्वायर रूट ऑफ x को हम इस तरह से लिखते हैं, अंडर रूट x या स्क्वायर रूट ऑफ x. चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, इसलिए आप इसे फ्रैक्शनल फॉर्म 1 ओवर के फॉर्म में लिखेंगे. और वर्ड इनवर्स का भी मैंने आपको बता दिया. अगर 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2. ठीक है ना. सो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√, या आप यूं पढ़ेंगे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x. ये जो 1 है ये ऑलरेडी वर्ड इनवर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√x. गलत. ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना इनवर्स, ये खुद ब खुद ये 1 ओवर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आपने सिंपली इसको ऐसे पढ़ना है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x. क्यों इनवर्सली? क्योंकि यहाँ आपको फ्रैक्शनल फॉर्म 1 के फॉर्म में सेकेंड क्वांटिटी नजर आ रही है. ठीक है ना. सो सबसे पहले चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, सो हम लिखेंगे y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x. उसके बाद स्टेप्स सेम रहेंगे. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी k ऐड करेंगे. अब k 1/√x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k मल्टीप्लाई बाय 1 इज k, यानी आप लिखेंगे k/√x. आप इस स्टेप को बीच में से एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपकी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है. नहीं तो पहले आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करके k ऐड करें और फिर k मल्टीप्लाई बाय 1 इज k/√x. अब मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन 1. बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा. सबसे पहले आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में, ताकि आप कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन यानी k की वैल्यू फाइंड कर सके. तो मैंने लिखा है पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 बिकम्स y इज इक्वल टू k/√x बिकम्स y की जगह 6 और k x की जगह आप पुट करेंगे अंडर रूट 4. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4? 2. ठीक है ना. अब 2k के साथ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा. नाउ 6 2s are 12. सो व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी? 12. अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ. कह रहे हैं कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 4. तो अब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे y इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 12, ताकि फाइंड हो जाए x की वैल्यू. तो आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1.
क्या है इक्वेशन 1, ये आपके सामने है, y इज इक्वल टू के ओवर अंडर रूट एक्स। तो y की जगह आपने क्या पुट करना है इस दफ़ा 4, तो 4 इज इक्वल टू के की जगह क्या पुट करना है अपने 12 ओवर अंडर रूट एक्स एज इट इज। अच्छा यहाँ पे देखें अंडर रूट एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके 4 यहाँ पर न्यूमरेटर प्लेस पे आ जाएगा या 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 4 यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे मूव होके डिवाइड हो जाएगा। इसमें आप एक स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं, देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा 4 इंटू अंडर रूट एक्स, सॉरी मैं ऐड कर देता हूँ, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 12। इससे क्या हुआ, अंडर रूट एक्स डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, फिर अगले स्टेप में 4 अंडर रूट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 12 से डिवाइड होगा। ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x को हमने सेपरेट करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद 4 1 4 4 3 12, हमें x की वैल्यू चाहिए, अंडर रूट एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या लिया जाता है, स्क्वायर। तो आप लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर लेंगे और राइट साइड का भी स्क्वायर लेंगे। लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट होगा, सो वी लेफ्ट विद x इज इक्वल टू, राइट साइड पे 3 का स्क्वायर होगा, 3 3 जार 9। सो ये है इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी। बेसिकली आपने डिफरेंस देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी। पहले इनकी डेफिनेशन समझी और फिर इनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी आपने इन क्वेश्चंस में समझ लिया।